मेरे प्यारे छात्रगण, 9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम जय जय भारत माता इस पद्य के बारे में बहुत कुछ विचारों के बारे में चर्चा किए थे। पिछली कक्षा में हम भव्य भारत के वर्णन, किस तरह कवि इसका सुंदर वर्णन प्रथम पंक्ति में किया है, इसके सविवृत तरीके से हम अध्ययन किए थे और प्रथम पंक्ति में आए हुए शब्दार्थों के बारे में भी चर्चा किए थे। बच्चों, यह पद्य जय जय भारत माता पद्य का कवि है, जय जय भारत माता पद्य का कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी के कवि परिचय के बारे में भी हम चर्चा किए थे। यह कवि परिचय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त है। पद्य के बारे में हम इसका विस्तृत अध्ययन आज के क्लास में करने वाले हैं। पहली पंक्ति के बारे में भी ओनली हम अध्ययन किए थे पिछली कक्षा में। आज की कक्षा में हम इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यह पद्य कवि का सर्वश्रेष्ठ पद्यों में एक माना जाता है। इस पद्य में कवि सुंदर वर्णन भारत देश पर किया है। एक बार पद्य पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका विवरण, शब्दार्थ तथा उसका पूर्ण सारांश भी देखेंगे। जय जय भारत माता पद्य का कवि है मैथिली शरण गुप्त जी है। इन्होंने अपने कविता में कहा है, जय जय भारत माता ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बहा कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। यह पद्य हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। इस पद्य का सारांश भी हम देखे हैं और आगे की इसका विवरण आज की कक्षा में हम करने वाले हैं, देखेंगे। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरी यश की गाथा, जय जय भारत माता। बच्चों, इस पद्य में आए हुए शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह शब्दार्थ पद्य का सारांश भी कह देते हैं। शब्दार्थ है आंचल। आंचल अर्थात दामन कहते हैं, मडीलो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ इन कन्नड़, अदरवाइज सेरगो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जैसे कुछ दान के रूप में देते वक्त स्त्रीगण करते हैं, अपना जो पल्लू को ऐसा जो घुमाकर के लेते हैं, उसे सेरगो कहते हैं, अदरवाइज धामन कहते हैं। दूसरा है नाता। नाता यानी संबंध कहलाते हैं, रिश्ता कहलाते हैं। इसका विवरण इस पद्य में कैसे आए, किस तरह इसका प्रयोग किया है कवि, उसके बारे में भी हम देखेंगे।
यश अर्थात कीर्ति। कीर्ति मतलब उसके गुणगान कैसे किया है, इस सभी विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गाथा अर्थात कथा। दानी मतलब हल्का हरा रंग, लाइट ग्रीन कलर। इसका मतलब है जो अभी अभी उगे हुए हैं, यानी बेड़दिरुवंत, जस्ट ग्रोथ, लाइट ग्रीन कलर का जो वह दानी, हल्का हरा रंग कहते हैं, दानी को कहते हैं। अदरवाइज ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಭತ್ತದ ತೆನೆ, ಈಗ ಆಗ ತಾನೇ ಚಿಗುರಿರುವಂಥದ್ದು, हल्का रंग रहते हैं वैसे। मानोनीत यानी चुना हुआ, अदरवाइज नामांकित कहते हैं। मानोनीत यह शब्द हमें कवि परिचय में मिलते हैं। कवि परिचय में हम कवि को मानोनीत राज्यसभा के मानोनीत सदस्य रहे, अर्थात इन यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी चुनाव के लिए खड़े नहीं हुए हैं, उनको गौरव देने के लिए राज्यसभा के गौरवान्वित सदस्य के रूप में चुने गए हैं। जैसे राज्यसभा के हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नाम कमाए हुए व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित करते हैं, माननीय सदस्य के रूप में नामांकित करते हैं, वह है। जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में चुने गए थे कांग्रेस सरकार में। पद्य का विस्तृत विवरण आज की जो कक्षा में करने वाले हैं। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले। अद्भुत वर्णन है। कमल, कमल यानी पुष्प कहलाते हैं, पुष्प यानी सुमा, फ्लावर। कमल सभी पुष्पों का राजा कहलाते हैं। सबसे सुंदर पुष्प है कमल, सर्वश्रेष्ठ पुष्प है। हमारे भारत देश के कमल को राष्ट्रीय पुष्प के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसा पुष्प तेरे पानी में खिले हैं। तेरे पानी में यानी बहुत सारे हजारों संख्या में यहाँ नदियां बहते हैं। इन नदियों में यह कमल खिले हैं। भव्य वर्णन है। यह हजारों संख्याओं में बहने वाले नदियों में और नहीं तो सरोवर में यह पानी खिले हैं, सॉरी कमल खिले हैं। यह पानी कमल को जन्म दिए हैं, ऐसा कह रहा है। इस धरती में, उत्कृष्ट धरती में, भारत भरतभूमि में फलों को राजा कहने वाले आम, आम जैसा स्वाद दूसरा फल हमें देखने नहीं मिलते। सबसे स्वादिष्ट फलों में एक है और सबसे स्वादिष्ट फलों का फल कहलाते हैं आम को। इसके यहाँ हम सेब को अत्यंत उत्कृष्ट फल कहते हैं, फिर भी स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है। यहां से आम सर्वश्रेष्ठ स्वाद रहने वाले फल है। यह फल भी तुम्हारी धरती में पले है। कमल तेरे पानी में खिले है, आम तेरी धरती पर पले है। कितना अद्भुत वर्णन है यहां दोनों देखिए। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले। यह दानी आंचल है। दानी यानी मैंने कहा हल्का हरा रंग। दानी आंचल में देखो। आप यदि खेतों में गए तो जब वहां खेत उगे हुए मीन्स ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪೈರುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು। चारों ओर देखे तो हमें ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आते हैं, हरियाली नजर आते हैं। हरियाली में हम अपने आप को खो जाते हैं। जैसे
समतल भूमि में जैसे दिखते हैं ना, वैसे नहीं है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही नजर आते हैं। जैसे हवा आते हैं ना, वैसे वहां घूमते हैं। वह दृश्य है ना, आंखों को इतना मनमोहक लगने वाले हैं, शायद अपना जन्म पुण्य हो जाते हैं वह सुंदर दृश्य हम देखकर। बच्चों, यहां भी कितनी सुंदर भाव पले हैं। अत्यंत सुंदर भावना इसमें है। एक झुके तो दूसरा भी झुकते हैं, एक खड़े हुए तो दूसरा भी खड़े हो जाते हैं। एक वैसे हरियाली नजर आए तो सभी हरियाली नजर आते हैं। यहां सुंदर भाव हम देख सकते हैं। कवि का कहना है, भारत देश एक वैशिष्ट्यपूर्ण देश है। यहां के लोग भी वैसे ही है। इतनी संख्या में लोग हैं, इतनी संख्या में, बहुत संख्या में लोग हैं। बहुधर्मीय देश है, बहुत धर्म के लोग हैं, फिर भी एकता से रहते हैं। सौहार्दता उनमें देख सकते हैं, समानता उनमें देख सकते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के भाव देख सकते हैं। यहां सभी गुण है ना, उसे इस भरत भूमि में रहने वाले लोगों को प्रकृति ही दिया हुआ देन है। प्रकृति में जिस तरह सभी मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह मनुष्य भी इस देश में वैशिष्ट्यपूर्ण है। बाकी सभी देशों को के साथ तुलना किए तो हमारा भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सभी देशों में एक धर्म के लोग, नहीं तो दो धर्म के लोग, और नहीं तो लगभग 3, उससे ज्यादा नहीं रहते। लेकिन भारत है ना, यहां सबको समान अधिकार है, चाहे वह कोई भी धर्म के लोग। यह वैशिष्ट्यता है। बाई बाई मिल रही सजा ही, टूटे कभी ना नाता। कवि का कहना है, इतना सुंदर भाव से तुम जी रहे हो, आप सब में एक प्रेम भाव है, आप सब में एक सौहार्दता का गुण है, आप सब में भाईचारे की भावना है, सभी भाई भाई मिल रहे हो, टूटे कभी ना नाता। कभी इसे टूटने नहीं देना है। यह अत्यंत अनिवार्य है, आपको याद रखना है। यह नाता यानी मैंने कहा था संबंध, यहां आया देखिए, यह नाता टूटने नहीं देना है, अटूट रहना है। जिस तरह एक दार नहीं तो रस्सी एक बार काटे तो उसमें गांठ पर जोड़ने के लिए कोशिश किए तो गांठ पड़ जाते हैं, वैसे जो गांठ नहीं पड़ना है, हमारे रिश्तों में, हमारे संबंधों में अटूटता रहना है। हम किसी तुच्छ कारण से, वह कारण से, यह कारण से लड़ने वाले नहीं हैं। हम सभी भाई भाई हैं। जिस तरह खून की रिश्ता रहते हैं ना, वैसे ही रिश्ता हम में भी है, वैसा कवि का कहना है। वो कहते हैं, इतना कहने के बाद में वह कहते हैं, जय जय भारत माता। पूरे विश्व में मैं अपने भारत देश पर अपना गर्व व्यक्त करता हूं और मैं कहता हूं, जय जय भारत माता, जय जयकार कर रहा हूं। जिस तरह हमारा नारा है ना, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। अंतिम पंक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह दूसरा पंक्ति भी आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। यदि डाउट्स है तो नोट आउट कर रखिए। तेरी लाल दिशा में ही मां चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। भारत मां इतना अद्भुत है। देखिए, यहां सूर्य आते हैं, चंद्र आते हैं, इन दोनों का काम क्या है? दिन प्रतिदिन उनका कार्य क्या है? प्रकाश देकर अंधकार को भगाना है। प्रकाश देते हैं
अंधकार को भगाते हैं। इस तरह तेरी लाल दिशा में मतलब लाल मतलब केंपू, रेड कलर, दिशा दिक्कु, दिशा में सदैव तेरी दिशा में, इसका मतलब है भरत भूमि में अंधकार हटे और प्रकाशी रहे। यह प्रकाश देने वाले चंद्र सूर्य चिरकाल तक रहे, ऐसी जो कामना कवि व्यक्त कर रहे हैं। जब तक इस धरती पर चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक अंधकार यहां नहीं आ सकते, वैसी कामना कवि व्यक्त कर रहे हैं। तेरी पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। यह अद्भुत है। कुछ लोगों के अंधविश्वास है, इस भरत भूमि में रहने वाले सभी लोग ऐसे जीते हैं। ऐसे जीते वक्त उनकी अंदर छिपे हुए वह अंधकार को मिटाना है, दूर करना है। सबके दिमाग में ज्ञान भर दो। यहां रहने वाले हर एक आदमी सुशिक्षित हो। इस तरह भव्य भारत के निर्माण में हर एक आदमी का योगदान भारत मां अपना सके। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरी यश की गाथा। यश की गाथा, यश मतलब कीर्ति। अकेला मैं नहीं गा सकता हूं। अकेला आदमी गाए तो वैसे उसमें उतना उत्कृष्टता नहीं मिलते हैं। जैसे हम सभी मिलकर कहे तो उसमें एक जोश रहते हैं। यश की गाथा, गाथा यानी कथा, आपको याद रहना है। और कवि का कहना देखिए, जिस तरह मैंने एक बार नारा लगाया था, बोलो भारत माता की, यहां कहने के बाद में तुम कह दो, जय कह दो, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं। हम सभी भारत मां की गुणगान करते हैं, मिलजुल कर करना है। एक आदमी उसका गुणगान करते हैं, एक उसका विरोध करते हैं, नहीं। हम सबको मिलजुल कर भरत भूमि का और भारत माता की गुणगान करना है। और इस पर हमें कार्य भी करना है, इस पर हमें आलोचना भी करना है, इस पर हमें सदैव अच्छे अच्छे काम करते रहना है। भरत भूमि के और भारत देश के लिए सेवा करना हर एक का कर्तव्य है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर भारत भूमि के और भरत भूमि के गुणगान करना है। जय जय भारत माता। कवि का कहना है जय जय भारत माता। अत्यद्भुत तरीके से उन्होंने कहा है। इसका ट्यून भी देखेंगे हम। यह अद्भुत ट्यून है और उसका राग है। मैं कोशिश करता हूं आपको या कहने के लिए। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सोतों से बहकर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर बाव पले। बाई बाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही मां चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरी यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। बच्चों, पहली पंक्तियां जय जय भारत माता, ऊंचा हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा।
दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर हे पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। यह पद्य आपको कंठस्थ करने के लिए है, आपको कंठस्थ करना अत्यंत अनिवार्य है। यह अत्यंत आसान पद्य है, इसलिए सबको यह पद्य कंठपाठ करना ही है। करते हैं, ऐसा में आप सभी कंठपाठ करने वाले हैं, ऐसा में भरोसा रखकर इस पद्य को यहाँ समाप्त करता हूँ और आने वाले कक्षा में हम आगे का जो पाठ के बारे में चर्चा करने वाले। धन्यवाद।